My dear student, today I discuss the physical word. My dear student, जैसा कि आपको पता है कल हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर था उसका हमने फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया था, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको जो फिजिक्स वर्ड जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा दिया था उसको एक बार देखते हैं और आगे आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो आइए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको साइंस की डेफिनेशन वो सारी चीजें बता दी थी। अब हमारी जो बात आई थी वो कौन सी थी कि फिजिक्स का डिवाइडेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स का जो फिजिक्स का जो क्लासिफिकेशन था माय डियर स्टूडेंट, वो हमने क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड किया था, बताया था। एक हमारी फिजिक्स जो थी, एक फिजिक्स का जो एक पार्ट था उसे क्या बोलते थे माय डियर स्टूडेंट, उसे हम बोलते थे मैक्रोस्कोपिक, वो बताया था। और दूसरा जो पार्ट था हमने क्या बताया, पहला जो पार्ट था वो था मैक्रोस्कोपिक और दूसरा जो पार्ट था वो था आपका माइक्रोस्कोपिक। ओके माय डियर स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसे बोलते थे मैक्रोस्कोपिक। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि फिजिक्स को दो डिवाइडेशन किया गया, एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हम किस चीज का स्टडी करते हैं, तो मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हम के मतलब ऐसे बोल सकते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, किसके अंतर्गत, मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत। और जो माइक्रोस्कोपिक था इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हम सूक्ष्म ऐसे बोल सकते हैं माइक्रो, जो भी हमारे माइक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हम माइक्रो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। दो बातें क्लियर हो गई थी, कल ही बता दिया था माय डियर स्टूडेंट। मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, इसके अंतर्गत हम किसी ऐसे बोल सकते हैं हम मतलब बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, और माइक्रो के अंतर्गत माइक्रो ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर हम माय डियर स्टूडेंट इसको हम ऐसे बोलें, मैक्रोस्कोपिक को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक होता है माय डियर स्टूडेंट, इससे हम ऐसे बोल सकते हैं जो हमारी ऐसे जो हमारी पास्ट फिजिक्स है, तो प्राचीन भौत की चिर संबत, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स ऐसे बोल सकते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक होती है इसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इसके हमने बताई थी फादर कौन है, न्यूटन है। और जो माइक्रोस्कोपिक है ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक हमने बताई थी माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स है। और इसके फादर कौन है, इसके फादर बताई थी हमने आइंस्टीन। इतनी बात कल हमारी क्रिएट हो गई थी, ठीक, फटाफट देखते हैं। अब बात आती है माय डियर स्टूडेंट, मैक्रोस्कोपिक जो होता है इसके अंतर्गत हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मैकेनिक्स का। किसके अध्ययन करेंगे, मैकेनिक्स का, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हम मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे, दूसरा आप ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे, तीसरा होता है ऑसिलेशन एंड वेव की स्टडी करेंगे। क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, ऑसिलेशन एंड वेव की स्टडी करेंगे। और तीसरा होता है थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करेंगे। और चौथा जो था उसका नाम था माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी कल दे दी थी। जो लोग नए हैं माय डियर स्टूडेंट, न्यू जोड़े हैं, वो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने कल अपलोड किया था उसको देख लें, इसके बाद दूसरा देखें तो क्लियर समझ में आएगा। ओके हाँ, एक बात और, हमने कल जो वीडियो दिया था उसमें हमने बताया था जो भी आपके डाउट हों, जो भी हों तो पूछो। आप लोगों ने कुछ बताया ही नहीं कि समझ में आया या नहीं आया, या कैसा वीडियो लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खराब लगा, तो कमेंट से कुछ करो आप, तो हम उसमें जो भी हों तो दूसरे वीडियो में उनको हम दूर करने की कोशिश करें, ठीक है, उनको निगलेक्ट करें। आगे देखो, तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हम किसका, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन 5 चीजों की स्टडी करते हैं और इनके बारे में डिटेल से जानकारी हमने दे दी थी। इतनी बात क्लियर है, ओके। चलो अब माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक, किसकी, माइक्रोस्कोपिक यानी मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स ये जो माइक्रोस्कोपिक है इसके फादर आइंस्टीन। कौन क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, आइंस्टीन, ठीक है।
माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हमने क्या बताया, माइक्रो ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटी छोटी वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी माइक्रो थिंग्स होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं किसके अंतर्गत, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत। कैसे देखो, जैसे मान लो आप लोगों ने माय डियर स्टूडेंट एटम पढ़ा है, केमिस्ट्री में एटम पढ़ा है, तो आपने देखा होगा एटम में ये न्यूक्लियस होता है, और ये जो इसके चारों तरफ हमारी क्या होती है, ऑर्बिटल होते। इतनी बात, इतना हुआ या नहीं हुआ, इतनी बात क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? ओके, तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, यानी माइक्रो, ये आपका एटम जो होता है, ये जो आपका एटम होता है, इसके बीच में ये क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ ये क्या होती है, ऑर्बिट होते हैं चारों तरफ। इतनी बात क्लियर है? चलो अच्छा, कलर चेंज कर लो। ओके, तो आपको क्लियर समझा दूं कलर से, ध्यान देखना, पढ़ा इसलिए हम थोड़ी स्पीड बताएं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपका बीच में जो होता है, मिडिल में होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसमें सबको पता होगा, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, सही है। और ये जो चारों तरफ, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो गोल गोल ऑर्बिट होते हैं सरफेस, तो इन्हें हम ये क्या बोलते हैं, ऑर्बिट होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन जो ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, मोशन करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस एटम के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, ये आपने देखा होगा, ये इसके नाभिक में ही प्रेजेंट रहते हैं, नाभिक में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये किसी ना किसी के द्वारा तो आपस में किसी ना किसी फोर्स के द्वारा तो बॉन्ड है, बंधे हैं, किसी ना किसी फोर्स के द्वारा ही तो आपस में बंधे रहते हैं, सही है। तो किसी ना किसी फोर्स के द्वारा आपस में जब ये बंधे रहते हैं, तो इनके अंतर्गत कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और इसके इस न्यूक्लियस के अंतर्गत, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, इस न्यूक्लियस के अंतर्गत आप ये स्टडी करेंगे, इस न्यूक्लियस के अंतर्गत कौन सा फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स की स्टडी करने के लिए किसके अंतर्गत आप पढ़ाई करेंगे, ये आप स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आप स्टडी करेंगे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आप माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। हमने बताया माय डियर स्टूडेंट, जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है। और जब साइज छोटा होता है, यानी इनका जब साइज छोटा है, तो माय डियर स्टूडेंट इतनी जल्दी हम देख भी नहीं सकते, मतलब इतने क्लियर तरह से हमें देख भी नहीं सकते नंगी आंखों से। हमें किससे, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से माइक्रो सूक्ष्मदर्शी देखा होगा, सही है, ठीक है। तो इन्हें माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमें देखना होगा। जब माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमें देखना होगा, तभी हम देख सकते हैं। तो बस इसके अंतर्गत जो हमारा फोर्स लगता है, किसके, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्या, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो हमारा फोर्स लगता है, उसकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत। तो इतनी बात माय डियर स्टूडेंट समझ में आई। अब तो आपको क्लियर हो गया, माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म। और जब आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, एटम बहुत छोटा होता है, वो जब एटम बहुत छोटा होता है, तो उससे छोटा तो बहुत ज्यादा, जब आपका एटम बहुत छोटा होता है, क्या बताया हमने, एटम आपका बहुत छोटा होता है। जब आपका एटम बहुत छोटा है, तो उससे छोटा और अगर हम कोई पार्ट ले लें, जैसे मान लो हम उसकी बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, तो हम न्यूक्लियस की अगर बात करें माय डियर, जब एटम छोटा है तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होगा, उसके अंतर्गत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित हैं, वो तो और ज्यादा साइज में छोटे हो गए, तो इनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा छोटे हो गए। और वही है, जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। आप कमेंट जरूर किया करो। चलो, इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है क्लियर समझ लो, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हम क्या किसका अध्ययन करते हैं, तो हम न्यूक्लियस एक्शन, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाएं जो न्यूक्लियर एक्शन होती हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं, कौन सी बताई, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे आपने रेडियो एक्टिव पदार्थ के, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पढ़े हैं, या बताओ पहले, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पढ़े हैं,
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पढ़े हैं, उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं कौन सी, न्यूक्लियर, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो हम किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, वो हम इसके माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो इतनी बात क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक तो कल हो चुका था, ठीक। आगे चलो, बस हमने ये माइक्रो में बताया, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इतनी आपकी फिजिक्स है, ठीक है, ये आप बहुत अपनी लाइफ में बहुत सालों में पढ़ पाएंगे इतनी फिजिक्स, ठीक है। चलो बता दें, ये जो हमारे कैसे डिवाइडेशन किया, ये जो हमने बताया मैक्रोस्कोपिक है, इसे हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, ये हमारी बहुत दिनों चली आ रही। लेकिन आपने देखा होगा माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जो माइक्रो फिजिक्स है, माइक्रोस्कोपिक है, ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खुद दिन प्रतिदिन होती जा रही, छोटी छोटी, जैसे आईसी है, आपने देखा होगा पहले चिप आती थी, पहले हमारी डिस्टेंस, पहले जब चिपें चलती थी, जो हमारी मेमोरी कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड जो होते थे पहले 2-2, 5-5 जीबी के मेमोरी कार्ड टनों में आते थे, ठीक है। 2 क्विंटल की 2 जीबी की चिप, 2 जीबी की मेमोरी कार्ड के वजन होता था 10 क्विंटल, 20 क्विंटल ऐसे होते थे। फिर मॉडर्न में आया, फिर 1000 किलो, फिर ऐसे बदलते चलेगी। आज देखो, आज हम लोग 100 जीबी की 100 जीबी का मेमोरी कार्ड जरा सा लेते, क्यों, किसका है, ये हमारी माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स का कमाल है। अब क्लियर हुई बात। चलो आगे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं ठीक, चलो नाउ डिस्कशन दी फंडामेंटल फोर्सेस नेचर, ठीक है। क्या बताया, नाउ डिस्कस दी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति में कितने मूल बल हैं, क्या बताया हमने, जो हमारी नेचर है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो हमने बताया फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर देयर आर 4 टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, जो हमारी नेचर होता है, नेचर में फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो नेचर में जो फोर्स हैं, जो हमारी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो हमारे चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट, 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान समझना, जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो फोर्स होता है, पहला जो फोर्स होता है उसका नाम है, ठीक है, जो हमारा पहला फोर्स होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जो थर्ड होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो हमारा चौथा होता है, फोर्थ होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर समझ लो क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, हमने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 प्रकार के फोर्स हमारी प्रकृति में, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, वैसे तो हमारे फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में हमारे 4 प्रकार के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम इनके बारे में एक के बारे में डिटेल से जानकारी स्टडी करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, देखिए आइए। तो माय डियर स्टूडेंट जैसा कि पता है हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट बॉडीज इन द यूनिवर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मैसेज। समझ में आया, नहीं आया समझो। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। जैसे कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लो, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक जो फोर्स लगेगा वो कोई, हमने क्या बताया, कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, और उनके बीच में, ठीक है, बिटवीन एनी टू पॉइंट, उनके बीच में जो कौन सा आकर्षण बल, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट या बॉडी बोल दो, ठीक है, उन 2 वस्तुओं के बीच में जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, कौन सा, म्यूचुअल अट्रैक्शन, आकर्षण बल, ठीक है।
ठीक है मित्रों, आकर्षण बल जो लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे देखो, बॉडीज इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु ऑब्जेक्ट हैं उन सभी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उनमें से किन्हीं कोई से भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, टू ऑब्जेक्ट के बीच में, दो वस्तुओं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमेशा एक बल लगता है जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी एक बात याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये हमारा सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमजोर बल होता है। इतनी बात क्लियर है वर्चुअल में से? अब बात समझ में आ गई? क्या बताया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ विजुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट बॉडीज इन द यूनिवर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मैसेज। आगे चलो आगे हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये न्यूटन साहब का है। किसका है? न्यूटन का। तो हम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बताया माय डियर स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बताया था? इनकी स्टेटमेंट क्या? तो इन्होंने बताया था, इनका स्टेटमेंट है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सम टू पॉइंट इज, ठीक है क्या? हाँ, फिर देख लो, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सम टू पॉइंट इज, ठीक है, इज, अच्छा देखो, हाँ सबसे पहले मेन ये देखो पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, पहले इसको हम केंद्रित करें, प्रोडक्ट होना चाहिए, और इसके बाद, ठीक है, और ये क्या लिखा? देन इनवर्सली, ठीक है, और ये क्या है? प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो इसको, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सम टू पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। हमने क्या बताया? सम टू पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इनवर्सली। इनके कहने का मतलब ये है, जो हमारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, हमने क्या बोला? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सम टू पॉइंट इज प्रोपोर्शनल ऑफ द मास प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर एक माय डियर स्टूडेंट, यहां पर शब्द और जोड़ दो, ठीक है, मास प्रोडक्ट। ठीक है, मास प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या? जैसे मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ मास होंगे। दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके कुछ ना कुछ मास है। माय डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है, जब आपके दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके कुछ ना कुछ मास होंगे। सही है, ऑब्जेक्ट है, उनके दोनों के दो मास होंगे, तो जो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई कैसे यार? उनका जो मास है उनके प्रोडक्ट जो मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। सही है, इतनी बात क्लियर है? यहां तक माय डियर स्टूडेंट क्लियर होगा? तो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे उसने कहा माय डियर स्टूडेंट अगेन, of their message and the distance between them inversely। क्या बताया? इनवर्सली, मतलब जो उनके बीच की डिस्टेंस है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बताया? ये जो और मास, हाँ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां से दो निष्कर्ष निकले। क्या निकले माय डियर स्टूडेंट? यहां से दो निष्कर्ष निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला निष्कर्ष क्या निकला? पहला जो आपका रिजल्ट है वो आपका ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उन ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा आपका जो कंक्लूजन निकला वो आपका ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उन दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस, उनके बिटवीन डिस्टेंस, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बता? उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
इतनी बात क्लियर है? आगे चले, ओके चलो आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब इसको हम फिगर के द्वारा समझते हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या माना, हमने माना मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इधर देखो, मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट मान लो, बॉडीज मान लो, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर उपस्थित हैं, ठीक है। हमने मान लिया, माना ऑब्जेक्ट ए का मास है m1, ऑब्जेक्ट ए का मास है m1, ऑब्जेक्ट बी का मास है m2 और इनके ऑब्जेक्ट बी का मास है m2। इन दोनों प्रोडक्ट के बीच, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमने कितनी मानी, स्मॉल r। इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, बीच की डिस्टेंस है, बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उसे हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल r से। अब हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, अभी हाल आपको हमने बताया कि इन्होंने जो न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ, तो उन्होंने क्या बताया, न्यूटन साहब ने, न्यूटन का जो स्टेटमेंट था वो था कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, देखना ध्यान से, उन्होंने बताया था जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के कैसा होता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट जो था उसका कंक्लूजन है। क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, इनके बीच में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसे, ठीक है। दूसरा बताया था इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इनके बीच की डिस्टेंस के, ध्यान समझना, वो इनके बीच की डिस्टेंस के कैसा होता है, वर्ग के, सॉरी, वो इनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है माय डियर स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो हाँ, यहां पर नहीं लिखा, हाँ ये अदर था, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड द डिस्टेंस, ठीक है, वर्ग, ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर, SQ स्क्वायर, ठीक है, याद रखना, डिस्टेंस एन स्क्वायर चढ़ा था, जो हमारी डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के डायरेक्ट, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हाँ यहाँ आ जाओ, उधर एक लाइन छूट गई थी, वो प्रिंट में गड़बड़ हो गई। चलो, तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, फिर देखो ध्यान से, हमने बताया इन दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट इनके बीच की डिस्टेंस है उसका क्या है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो आपके इक्वेशन बन गए माय डियर स्टूडेंट, पहला आपका इक्वेशन बना एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, दूसरा आपका क्या बन गया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर दो, तो हम जब कंबाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो क्या बनेगा, एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, देखो ऊपर m1 इंटू m2 है, m1 इंटू m2 बटे में क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 अपॉन में, ठीक है, m1 इंटू m2 अपॉन में क्या आएगा बताएं, m1 इंटू m2 अपॉन में आ जाएगा स्मॉल r²। माय डियर स्टूडेंट, ये जो बीच में आपका प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल लगा होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसको जब भी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट हम इंक्लूड करते हैं, तो इसमें हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, इसमें कैपिटल G, क्या लगा दिया, कैपिटल G। यहाँ पर यहाँ पर जो हमने क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, इस जगह जो हमने कांस्टेंट यहाँ पर प्लेस किया है, यहाँ पर यहाँ पर पुट किया है, जो हमने यहाँ पर ये कांस्टेंट पुट किया है, ये हमने क्या किया, इस कैपिटल G, और कैपिटल G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना, स्मॉल g होता है, कैपिटल G होता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो स्मॉल g होता है इसे बोलते हैं ठीक है, सॉरी उसे तो एसिलेशन कहते हैं, ग्रेविटी एसिलेशन, क्या कहते हैं, ग्रेविटी एसिलेशन। तो कैपिटल G होता है, इसकी जो वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट वो होती है 6.67, याद रखना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है JB, आपको न्यूमेरिकल में हमेशा यूज की जाती है। कैपिटल G की जो वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट वो आपकी कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, कितनी होती है, 10 की पावर -11। इसका जो इसकी यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी न्यूटन करो, क्या करो, न्यूटन, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम
स्क्वायर। ठीक है, किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। माय डियर स्टूडेंट, अभी आपका सिर्फ इतना पर्पज है, हम जो आपको बता रहे, हम आपको सिर्फ बता रहे फोर्स जो हमारी नेचर है, नेचर में कौन कौन से फोर्स हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपका जो 8वां चैप्टर आएगा, ठीक है, लास्ट शायद 7th या 8th चैप्टर होगा, उस चैप्टर में हम आपको लास्ट में बिल्कुल पढ़ता है। ठीक है, उस चैप्टर में हम आपको डिटेल से इसकी जानकारी देंगे, तब आपको वहां पर एक एक चीज पढ़ने को मिलेगी। हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको कल जब फिजिक्स शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया था कि जो हमारा फिजिकल वर्ड है माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा फिजिकल वर्ड होता है, जो हमारा फिजिकल वर्ड चैप्टर है, इस चैप्टर को जितना कम पढ़ें उतना कम रहेगा, जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे कम तो भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही, हमने क्या बताया, इस चैप्टर का मेन जो पर्पज है वो है फिजिक्स का इंट्रो। क्या है माय डियर स्टूडेंट? फिजिक्स का इंट्रो। और फिजिक्स का इंट्रो का मतलब होता है जितनी आपकी कैपेसिटी, आप अपने हिसाब से इंट्रो दे सकते हैं। सही है, तो बस समझने के लिए है। अभी डिटेल से जानकारी कैसे लगता है ये सब आगे चैप्टरों में आपको मिलेगी, परेशान ना हो। ठीक है, सिर्फ आपको इसी चैप्टर में भले ही थोड़ी सी इंटरेस्ट ना पड़े, ठीक है, इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया, इस चैप्टर के बाद आपको पूरी फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा। यही चैप्टर थोड़ा सा आपको अजीब भले लग सकता है। ठीक है, आगे चलो। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया आपको कि ये आपका यहां से क्वेश्चन बन गया, तो क्या बन गया, कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर, यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का राइट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है माय डियर स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का राइट फॉर्मूला जो होता है वो आपका यही होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, दे ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरविनिंग। क्या बताया हमने, दे ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरविनिंग। इसका माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है, इसका मीन्स है कि यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, इस वर्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उन सभी के बीच में, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उनके बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे जितनी दूरी हो लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे माय डियर स्टूडेंट बात करें अर्थ और सन, अर्थ और मून, अर्थ और स्टार, इनके बीच में भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दूरी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये है दे ओबे इनवर्स फोर्स। क्या बताया हमने, दिस लिख दो, दे ओबे इनवर्स फोर्स। ये जो हमारा फोर्स होता है, क्या बोला, ये जो हमारा फोर्स है, तो दूसरी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, ओके, हाँ माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया, दूसरा जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो आपकी कौन सी है, दूसरी प्रॉपर्टीज है वो आपकी है दे ओबे इनवर्स फोर्स। तीसरी प्रॉपर्टी है दे आर सेंट्रल फोर्स। ये आपका सेंट्रल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है माय डियर स्टूडेंट, सेंट्रल फोर्स होता है। हाँ, क्या बताया हमने, तो दूसरा हमने क्या बताया, दे ओबे इनवर्स फोर्स। तीसरा बताया दे आर सेंट्रल फोर्स। चौथा होता है माय डियर स्टूडेंट दे आर कंजर्वेटिव फोर्स। और इसके बाद जो ये एक और इसकी प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट, दे आर वीकेस्ट फोर्स। अभी हमने पीछे बताया था, क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमारा वीकेस्ट फोर्स होता है। दे आर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, दे आर वीकेस्ट फोर्स, कहां गया, दे आर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बट इट प्लेज एक की रोल इन द लार्ज स्केल फिनोमिना ऑफ यूनिवर्स सच एज फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार गैलेक्सी ईटीसी इन नेचर। ठीक है, इनके कहने का मतलब है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये हमारा सबसे वीकेस्ट फोर्स है बताया। ये हमेशा संसार की, हमने बताया यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की प्रत्येक ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ठीक है, जैसे ये हमारा अभी हम बता चुके आपको, स्टार्स हो, गैलेक्सी हो, सन हो, मून हो, अर्थ मून हो, इन सभी के बीच में ये जो हमारा फोर्स होता है ये फोर्स लगता है।
और जो आखिरी प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट वो कौन सी है? आखिरी प्रॉपर्टी हमने क्या बताई? दी फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन दी ग्रेविशन। ठीक है, इस ग्रेविशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रत्येक पार्टिकल पर यूज लगता है। बता चुके माय डियर स्टूडेंट। तो इतने आपकी जो प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है माय डियर स्टूडेंट उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो हमने यहां पर आपको लिख दी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, एक दो प्रोडक्ट और बचे। देखो हमने बताया माय डियर स्टूडेंट जो आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सब क्या बताया था? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उनके बीच की डिस्टेंस के कैसा होता है? उनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। दूसरा होता है, दूसरी बात है कि जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमारा ओनली एट्रैक्शन फोर्स होता है। कौन सा होता है? एट्रैक्शन फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये एट्रैक्शन फोर्स होता है। सिर्फ याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी कमी रहेंगी उसे बताना। तो माय डियर स्टूडेंट इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं और ये आपका सेशन जो आपका चल रहा था इसको हम यहीं पर समापन कर रहा हूं। ठीक है, और ये आपका जो टॉपिक चल रहा था माय डियर स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, और इसी के साथ ही हम ये समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहें जो भी आपके कमेंट्स हो। हाँ, और वीडियो कैसा लगा, कोई कमी रह गई उसको हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना। ओके, गुड बाय।